नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रंग तरंग के इस बेहद खास अंक में। खास इसलिए क्योंकि आज के कार्यक्रम में है हमारे देश के शीर्ष कलाकारों की प्रस्तुति। देश के कोने कोने से आए कारीगरों की मेहनत की, उनकी कारीगरी की, भारत की देश की मिट्टी की खुशबू और भी है बहुत कुछ खास। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत के दिग्गज कलाकार जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण के लिए, साथ ही ये आने वाली पीढ़ी को भी इससे जोड़ने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे ललित अर्पण उत्सव का। शास्त्रीय कलाओं के इस उत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में, जिसमें पद्मश्री कलाकार से लेकर देश भर से जुटे एक से बढ़कर एक शीर्ष कलाकार। पहली प्रस्तुति पद्मश्री नृत्यांगना गुरु शोभना नारायण की हुई। इस बार इनका शीर्षक था अंतः शक्ति, करेज एंड होप। ललित अर्पण महोत्सव के 24वें संस्करण का राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया। इस वार्षिक महोत्सव का दर्शकों को हमेशा ही इंतजार रहता है। इस बार भी महोत्सव ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित और प्रेरित दोनों किया। इस वर्ष महोत्सव की थीम थी अंतः शक्ति, साहस और आशा, जिसने कथक नृत्य नाटकों के माध्यम से शक्ति, आंतरिक परिवर्तन और वास्तविक जीवन के संघर्षों की कहानियों को जीवंत रूप से मंच पर प्रस्तुत किया। दृष्टि नहीं टिकती किसी ओर, पर दृष्टि नहीं टिकती किसी ओर। महोत्सव का शुभारंभ किया पद्म पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथक गुरु शोभना नारायण और श्रुति गुप्ता चंद्रा द्वारा प्रस्तुति अग्नि पंख से। जो कार्यक्रम है वो अंतः शक्ति के, क्योंकि सबके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको अनुकूल कैसे करें, वो अंदर की शक्ति है। और समाज तो पीछे खींचना चाहता है, लेकिन आप उससे कैसे जूझेंगे। तो आज हम 3 लोगों को ले रहे हैं, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ है, उनकी कहानियाँ मैं कर रही हूँ और मेरे शागिर्द श्रुति जी कर रही हैं। तो हम लोग श्रुति और मैं मिलके, वो है एक ट्रांसजेंडर का, एक एसिड अटैक का सर्वाइवर और एक ऑटिस्टिक पर्सन, और तीनों को हम स्टेज पे भी ला रहे हैं। हमारी सोसाइटी में इतने लोग हैं जिनको इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है, या तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है या उनमें खुद में कोई डेफिशिएंसी होती है, और जो दुनिया है हमारी वो तो बेरहम तो है ही। तो किस तरह से इन तीनों लोगों ने अपने ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं, हैंडीकैप्स हैं, उनको ओवरकम किया, और करेज और होप से उन्होंने अपने बहुत साहस दिखाकर अपने लिए एक नई ज़िंदगी बनाई है। इस प्रस्तुति में 3 बहादुर युवा व्यक्तियों, एक ऑटिस्टिक पियानो वादक, एक ट्रांसजेंडर और एक एसिड अटैक सर्वाइवर के प्रेरणादायक जीवन को मंच पर प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस समाज में अपनी एक जगह बनाई है। पद्मश्री गुरु शोभना नारायण की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। नृत्य के माध्यम से आत्मखोज और साहस की यात्रा ने सभी को प्रभावित किया। हम जो नारी है ना, तो सब कुछ आता है, जिंदगी तो कुछ होना पड़ेगा, तो रुके नहीं गया। तो
ललित में जो भी काम मिला है तो अच्छा लगा है। ललित में जो सब शेप है, मैं भी वो शेप, तो सब लोग अच्छा है। इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोगों ने कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, उनको शोकेस किया, सम यंग वंस, सम मोर प्रोमिनेंट वंस, और एक मौका सबको दिया कि वो अपनी जो उनकी कला है वो सबको दिखा सकें। ललित अर्पण काफ़ी सालों से किया जा रहा है, इसके बारे में मुझे काफ़ी टाइम से मालूम है और हमेशा आता हूँ। और यहाँ पे एक तो जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है, उसके बेसिस में जो डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, प्लस उभरते हुए कलाकार जो हैं जिनको और कोई माध्यम नहीं मिलता अपने कलाकार या हुनर का प्लेटफॉर्म, मेजर प्लेटफॉर्म में पोर्ट्रे करने का, तो वहाँ पे शोभना जी काफ़ी प्रोत्साहन देती हैं उन कलाकारों को। इसके बाद कैंसर सर्वाइवर नृत्य श्री अलकनंदा का एकल कथक प्रदर्शन हुआ, जिनकी अभिव्यक्ति ने मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति को मंच पर खूबसूरती से दर्शाया। अचानक झटकों में बोले या बार बार एक गति दोहराते। कथक गुरु शोभना नारायण, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी और दिवंगत उस्ताद शफात अहमद खान की पहल पर 2002 में ललित अर्पण महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तब से ये लगातार युवा कलाकारों और प्रतिष्ठित वरिष्ठ कलाकारों को एक ही मंच पर साथ लाने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है, जिससे भारतीय शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध विरासत कला प्रेमियों के लिए जीवंत बनी रही है। ये जीवन कई बार हमें तोड़ देता है और यही जीवन कई बार हमें गढ़ भी देता है। इस जीवन में जब दर्द बढ़ जाता है तो हौसलों की उड़ान भी ऊंची हो जाती है। और आज का कार्यक्रम कुछ ऐसे ही लोगों को समर्पित है, जी हाँ, जिसमें एसिड अटैक्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और ऐसी न जाने कितने लोगों की कहानियाँ नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आज मंच पर सुनाई जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे लोगों को ये एहसास हो सकेगा कि इस जीवन को बदलाव की ज़रूरत है। इस जीवन में उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में उन्हें जोड़ें और समाज में उन्हें एक ऐसा मकाम दिलाएं जहां वो पहुंचकर अपने आप को समझें कि हाँ, हम हैं आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया देशवासियों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए, भारत के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए। और हमने देखा कि कैसे रातों रात भारतीय सामान की, स्वदेशी साजो सामान की कैसे लोकप्रियता बढ़ी है। इस वक्त है त्योहारी मौसम, दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। घर को सजाना है, घर की साफ सफाई करनी है, अपनों के लिए खास तोहफे लेने हैं। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है तो वो है देशी सामान की, स्वदेशी साजो सज्जा की। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं। राजधानी दिल्ली में टेराकोटा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर भारत के अपने कारीगरों द्वारा भारत की मिट्टी से बनाई गई उत्पादों की खुशबू ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस वक्त हम हैं टेराकोटा फेस्टिवल में। टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। इस वक्त भारत में जो भारत की अपना स्वदेशी जो उत्पाद है उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए करीब 10 राज्यों से कारीगर आए हैं, जो अपने अपने राज्यों की सबसे नायाब, सबसे खूबसूरत टेराकोटा वस्तुओं को लेकर आए हैं इस फेस्टिवल के लिए। तो क्या खास है इस टेराकोटा फेस्टिवल में, आइए आपको दिखाते हैं उसकी छोटी सी झलक। त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है टेरा फेस्ट 2025। यहाँ पर विभिन्न राज्यों से टेराकोटा पॉटर्स आए हुए हैं, जो अपने विभिन्न कारीगरी करके अपना सामान लेकर के आए हैं। दिवाली का उत्सव है, उत्सव मनाइए और खूब खरीदारी कीजिए और गिफ्ट भी दीजिए सबको।
बहुत अच्छी कलेक्शन है, डिज़ाइन बहुत सुंदर है एंड बहुत यूनिक है एंड वेरी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी पीसेस भी पड़े एंड आई थिंक ये हर साल लगता है एंड आई थिंक आर्टिसंस को बहुत हेल्प होती है इसके साथ, उनको एक्सपोजर मिलता है। इधर इतना पॉजिटिव वाइब है और आर्टिसंस अक्रॉस इंडिया आए हैं एंड बहुत अच्छा माहौल है और हर चीज़ मिट्टी से बनी हुई है, किचन का सामान, दिया और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अपने देश के कारीगर के लिए, उनके लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि उनको वैल्यू हम बहुत कम करते हैं। अनलेस कि इस तरह की अकेडमी उनको प्रोत्साहन दे, नहीं तो उनको खुद से तो इनका इतना उनको वैल्यू नहीं मिल पाती है। My name is Ambadi. I am from Kerala. कोई क्या बनाया है? हमने ये हाथी बनाए, टॉर्टोइस और लेडीबग, बर्ड्स और एलिफेंट, बिग एलिफेंट और नंदी और गरुड़। 2015 से। ये बचपन से हम लोग पहले से बाप दादा करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, पूछते नहीं कि हमारा कला है। ऐसे से हमारा जी रोटी चलता है, रोटी रोजी ऐसे चलता है। हम लोग खेत बाड़ी नहीं है, मेहनत करते कमाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते रहते हैं। अच्छा दिन है, बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। हर साल ये दशहरा के एक दिन बाद ही लगती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दीपावली की तैयारी हमको करते हैं हम। तो चलो भाई दीपावली का टाइम है, उसी के याद इन माल बनाते हैं। ये सब अपने आधे, इसमें 90% दियों का काम है। इसमें दीपावली आ रही है, इसके हिसाब से लोग खरीद करते हैं कि दिए आ रहे हैं। हम एमपी से आए हैं, सभी लोग अलग अलग स्टेट से। यकीनन बेहद सुंदर है, बेहद अद्भुत है ये उत्पाद। यकीन करना मुश्किल है कि ये मिट्टी से बनाए गए हैं, टेराकोटा से बनाए गए हैं। इनमें है भारत की मिट्टी की खुशबू और भारतीय कारीगरों की मेहनत की सुगंध। जी हाँ, इस त्योहारी मौसम में ज़रूर खरीदें कुछ भारतीय, सिर्फ स्वदेशी। ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आपके बजट में हैं, तो इस दिवाली अपनों के लिए, अपने घर के लिए ज़रूर इन्हें खरीदें। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दुनिया क्यों ना मंत्रमुग्ध हो हमारे स्वदेशी उत्पादों को देखकर, और इन्हीं उत्पादों से दुनिया सजने को लालायित होती है। ये भारत है और भारतीय कारीगरों का हुनर यहाँ दिख रहा है। बाजारों में सजे परिधान में जो चमक आप देख रहे हैं, वो इनकी मेहनत, लगन और पसीने की चमक है। एक साड़ी में हमें 1 मंथ लगती है सिल्ली के साड़ी में, और हम सुई और धागे के नोक से ही उसको मैं डिजाइन बनाती हूँ। जब से ये प्लेटफॉर्म मिली है, हमें बहुत खुशी मिली है कि हम बेरोजगार को रोजगार मिलेगी। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और पहचान की जीवित झलकियां हैं। स्वदेशी उत्पाद यानी हमारे देश में बने सामान, ये सामान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग इनकी खूबसूरती और गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। मैं वही स्वदेशी ही लेती हूँ। तो एक तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हैं। वी नीड टू इनकरेज देम, क्योंकि वही है हमारे आर्टिशंस। अगर हम नहीं इनकरेज करेंगे और वो स्वदेशी नहीं यूज़ करेंगे तो कौन करेगा? एज सिटीजन्स इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही है। I love made in India products. I do shopping. I love the fabrics, especially the cottons and the stoles. बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि ये लोग पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पहले उनके हुनर को वो पहचान नहीं मिल पाती थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया,
बल्कि उनकी आय भी दुगनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो ये योजना चलाए हैं सो बहुत ही खूबसूरत चलाए हैं, हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है इस कला से हमारे जितने भी गरीबी थी वो दूर हो गई है। यहाँ जो भी कस्टमर आता है, कहीं से भी आता है, पूरे इंडिया से या बाहर से, जो भी कस्टमर नया आता है वो हाथ की बनी हुई चीज़, और ज़्यादातर जो है बाहर के जो लोग आते हैं वो मेड इन इंडिया वाला ही चीज़ पसंद करते हैं और उसी को लेके जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग आर्टिस्टों को बुलाया जाता है और हम लोग को मतलब अपना कला का प्रदर्शन किया जाता है, उसका मतलब कि कोई चार्ज नहीं रहता और बहुत अच्छा यहाँ से हमको ऑर्डर भी मिला। केंद्र सरकार की ओर से जगह जगह स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऐसे कई प्रकार के उत्पादों की धूम रहती है। साथ ही त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी स्वदेशी उत्पादों की रौनक देखते बन रही है। तो आपने देखा कैसे हमारे स्वदेशी उत्पाद न सिर्फ हम भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी लुभा रहे हैं, बेहद पसंद आ रहे हैं। और जैसा कि त्योहारों का मौसम है तो यकीनन आप भी खरीदारी अवश्य करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस बार स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, क्योंकि जब भी आप एक स्वदेशी उत्पाद अपनाते हैं तो न सिर्फ अपनी संस्कृति, परंपरा बल्कि कारीगरों के हुनर को भी संबल देते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। कला सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ही अहम नहीं है, कला हमारे सपनों को भी पूरा करती है। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास फंडरेजिंग कार्यक्रम में, जिसका आयोजन किया गया गुंजन फाउंडेशन द्वारा। हर साल गुंजन फाउंडेशन दास्ताने दिल नामक एक कार्यक्रम करती है। इस साल इसमें शिरकत की लोकप्रिय बैंड कबीर कैफे ने। इस कार्यक्रम से अर्जित की गई राशि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग में लाई जा रही है। कभी कभी सुर सिर्फ गूंजते नहीं बल्कि जीवन बदल देते हैं। कभी एक गीत किसी की मुस्कान बन जाता है तो कभी एक ताल किसी के भविष्य की धड़कन। इसी सोच के साथ दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में गुंजन फाउंडेशन ने आयोजित किया संगीत का एक विशेष कार्यक्रम दस्तके दिल। इसका उद्देश्य था गरीब बच्चों को शिक्षा की रोशनी देना। संस्था हर साल समाज में बदलाव की कहानी लिखती है और समाज में संसाधनों और अवसरों से वंचित बच्चों के सपनों को पूरा करती है। उन्हें एक खुला आसमान देती है जहां वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसका पार्ट बन पा रहे हैं। तो थैंक यू सुषमा मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर परफॉर्मिंग फॉर दिस फंड रेजिंग इवेंट। एंड आज बहुत सारे लोग आएंगे जो काफ़ी टाइम से उनको मदद कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं, आज परफॉर्म करेंगे और कबीर के भजन गाएंगे। घट घट में पंछी बोलता है। दस्तके दिल के सुरमई शाम में लोकप्रिय बैंड कबीर कैफे के कलाकारों ने न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन किया बल्कि अपने सुरों और ताल से सेवा का संदेश भी दिया। हर धुन, हर राग एक संकल्प बन गया कि कोई बच्चा अंधेरे में ना रहे। हर हाथ में किताब, हर आंख में उजाला हो। जहां सुरों की गूंज में समाज की जिम्मेदारी झलकती है, वहीं इस कार्यक्रम में इस स्कूल की प्रधानाचार्य भी मौजूद थीं। उद्देश्य तो शिक्षा है और स्पेशली विशेषकर हम चाहते हैं कि जितने भी उस तबके के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं पर जिनको इच्छाएं बहुत हैं, इच्छा तो आकाश में उड़ने की है पर वो पढ़ नहीं पाते अपने आर्थिक अभाव से। बहुत ही अच्छे कार्य में जुड़े हुए हैं। इनमें उन बच्चों को बहुत मदद मिलती है जिनके घर में पहले कोई शिक्षित है ही नहीं। दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर ऑल्सो।
ये सुरमई संगीत की शाम कुछ अलग रही। तालियों की गूंज के पीछे संवेदना थी और हर सुर में सेवा का भाव। हर प्रस्तुति का उद्देश्य यही था कि कला जब इंसानियत से मिले तो वो सिर्फ दिलों को नहीं, तकदीरों को भी बदल देती है। हमारी संस्कृति और परंपरा में बच्चों को सजाना, बच्चों को संवारना, उनके भविष्य की बात करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुछ हाथ आगे आए तो उनका हाथ थाम लेना चाहिए। और इसीलिए ये बच्चे अपनी डगर खुद बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए ख्वाब बुन रहे हैं। 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे कलाकार कैसे पीछे रह सकते हैं? इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकसित भारत के रंग कला के संग। देश भर से कलाकारों ने इसमें शिरकत की और अपनी कला से, अपने रंगों से, अपनी कल्पनाशीलता से 2047 के विकसित भारत के सपने को और मजबूती प्रदान की। भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर और रचनात्मकता के रंगों से ही विकसित भारत की तस्वीर गढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम विकसित भारत के रंग कला के संग ने इसी सोच को साकार किया, जहां कला ने प्रगति की गाथा सुनाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा का हिस्सा था। हजारों युवा और कलाकारों ने इस आयोजन में 10 किलोमीटर लंबे कैनवस पर विकसित भारत की थीम पर अपनी कला प्रस्तुत की, जिसे मुख्यमंत्री ने भारत के सपनों का प्रतीक बताया। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता स्टूडेंट लाइफ से होने के बावजूद भी इनके मन में जो छुपा हुआ कलाकार था, इन 35,000 बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ कलाकारों को जब ब्रश से रंग भरते हुए देखा, इनके मन का भी जो है वो कलाकार जागृत हुआ और इन्होंने जिस खूबसूरती के साथ में, जिस सुंदरता के साथ में अपनी कल्पना को वहाँ कैनवस पर उतारा, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए रेखा जी का बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। सच में ये विकसित भारत जिम्मेवारी है युवाओं की, कैसा देश हो, कैसा बनाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के कोने कोने से और देश से के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आए, उन्होंने अपनी कला के रंग यहाँ बिखेरे और नए भारत के स्वप्न का एक सच्ची तस्वीर हमें देखने के लिए मिली। जब रंगों ने तुलिका का साथ पाया और भावनाओं ने आकार लिया, तो सामने आई भारत की विकास यात्रा की जीवंत झलकियां। और जो ये आज विकसित भारत महोत्सव हो रहा है, इसके अंदर मैं एक कृष्णा का रूप बना रहा हूँ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। और मैं आशा करता हूँ कि आज जितने भी यंग जनरेशन वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, कॉलेज आर्ट्स के नाम, ये एक कला का एक मिलन, एक पूरा एक महाकुंभ है। चित्रों और मूर्तियों में भारत की तकनीकी तरक्की, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। हर कृति ने भविष्य की ओर बढ़ते भारत की कहानी कही। और आज हमने बनाया है, सबसे पहले आप देखोगे कि पहलगाम जस्टिस पे जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कैसे हमारे पीएम मोदी जी ने अपनी यूनियन के साथ मिलके उसमें कैबिनेट में उस चीज़ के ऊपर बात की गई, उसके बाद हम एक्शन लिया गया। भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब विकास और संस्कृति, आधुनिकता और परंपरा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यही संदेश दिया इस प्रदर्शनी ने। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर।
तब तक दिवाली की इस त्योहारी सीजन की तैयारियों में इसी तरह जोर शोर से जुटे रहिए और भूलिएगा नहीं, इस बार का त्योहार सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान के ही साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।